ज्योग्राफी में देखा जाए तो काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को लेकर है, उसकी अवस्थिति विस्तार को लेकर है, साथ ही वहां पर उत्तर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करना, उसकी साथ ही साथ देखा जाए तो जो नदियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, कृषि संबंधित, सिंचाई हो गया, खनिज हो गए, इसी तरीके से आपके देखा जाए तो जो मृदा है उसके बारे में। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी दृष्टिकोण से आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इसकी कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं उसको भी समझेंगे, नॉलेज जो है फैक्चुअल जो डेटा आपको क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। जैसे नदियों इत्यादि के उद्गम स्रोत हो गए, फसलों की जानकारी हो गई, कौन से फसल चक्र ली आती है, सर्वाधिक उत्पादन इत्यादि को लेकर इस तरह के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनते हैं। नदियों के उद्गम स्रोत, स्थिति, विस्तार, संगम, सहायक नदियां इत्यादि को रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही उसी तरीके से देखा जाए तो आपके भौतिक विभाजन को लेकर, तो ये सारी जो जानकारियां हैं जो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल रिलेटेड हैं, हम उनका एक एक करके चलिए यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कैसी कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें कि जो भूगर्भिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो आपका संरचना है, जो भूमि है, वो किसका एक हिस्सा है? ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, जो पठारी भाग, जो बुंदेलखंड का जो एरिया आपको है वो कैसा है? वो मूल रूप से आपके गोंडवाना लैंड से रिलेट करता है और ज्योग्राफिकल पार्ट का एक हिस्सा उसमें उसका माना जाता है। अगर देखा जाए तो इनका जो निर्माण हुआ है यहाँ पर विंध्य क्रम की जो शैलें हैं वो प्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती हैं। कब की? प्री कैम्ब्रियन युग की जो विंध्य शैलें हैं वो आपको मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के यहाँ पर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में। सबसे पहली चीज, अक्षांश में आपका उत्तरी अक्षांश में है, और टोटल जो इनका हम कहें अक्षांशीय विस्तार है आपका, वो है आपका 7 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, कितना है? 7 डिग्री 36 मिनट का इनका कुल अक्षांशीय विस्तार है यूपी का। इसी तरीके से जब भी हम किसी के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो अक्षांश के साथ साथ उसकी देशांतरीय स्थिति का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने साइंस पढ़ी होगी, वहां पे आप जो जीपीएस होता है, कंपास होता है, जीपीएस आपको कैसे काम करता है, जहां पे आपके अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं 2-3 एंगल से, वहां पर आपके एक बिंदु पर आपको एक लोकेशन, वहां पर आपको उसका जानकारी होती है। उसी तरीके से यूपी का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो देखा जाए तो ये है आपका 70 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, और टोटल इनका जो देशांतरीय विस्तार है आपका 7 डिग्री 9 मिनट का है। तो दोस्तों एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, यूपी का देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है, और इसके साथ साथ यहाँ पर टोटल आपको दो चीजें जानकारी रखनी है। अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतर में ये पूर्वी देशांतर में है। इन दोनों ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उत्तरी अक्षांश और आपका पूर्वी देशांतर में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है। उत्तर प्रदेश के लेकर जो क्वेश्चन एग्जाम में भूगोल को लेकर बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य जैसे कि आपके कौन कौन से जिले हैं, किस राज्य के साथ सीमा साझाकृत करते हैं, यहां पर काफी सारे प्रश्न आपको ज्योग्राफी के बने हुए हैं और पूछे गए हैं। इसलिए हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं अब दूसरा जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और साथ ही उनसे संबंधित आपके प्रमुख जिले जो कि सीमा को साझा करते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका और अगेन से पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं उसमें 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, कितने? 8 राज्यों के साथ लगती है सीमाएं उत्तर प्रदेश की, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि नेपाल के साथ लगती है। टोटल देखा जाए तो 10 यहां पर है। इस तरीके से जो 8 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और नेपाल के साथ कौन कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, और दिल्ली से यहां पर उत्तर प्रदेश की 2 जिले हैं जो कि सीमा साझाकृत करते हैं। एक है आपका गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है आपका गाजियाबाद। ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 आपके जिले हैं जिसकी सीमा जो होती है नई दिल्ली आपकी केंद्र शासित प्रदेश के साथ हम साझा करते हैं। इसी तरीके से
8 राज्य हैं जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक समय तक उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, लेकिन 2000 में अलग हो गया। तो उत्तराखंड से हमारे 7 जिलों की सीमाएं यहां पे लगती हैं। कौन कौन से हैं ये 7 जिले? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा इसमें राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सबसे कम सीमा लगती है और एकमात्र जिला जो यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ता है वो है आपका सहारनपुर। तीसरा राज्य इसमें है हरियाणा। हरियाणा के साथ हमारे 6 जिले सीमा साझाकृत करते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। चौथा राज्य इसमें है राजस्थान। राजस्थान के साथ 2 जिले जो होते हैं सीमा जो होते हैं साझा करते हैं। ये 2 जिले हैं आपके मथुरा और आगरा। इसके बाद 5वां जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ डेटा है कि ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जिले जो होते हैं या सबसे ज्यादा जो हम सीमा साझाकृत करते हैं वो है मध्य प्रदेश के साथ, और 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश का सीमा साझाकृत करते हैं। कौन कौन से हैं ये 11 जिले? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहां पर देखा जाए ललितपुर के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। ललितपुर एक ऐसा यूपी का राज्य है जिसकी 3 तरफ से यहां पर एमपी के साथ सीमाएं साझाकृत होती हैं और एक तरफ से सिर्फ यूपी का लगता है। ठीक है, तो यहां पर ललितपुर जिला जो होता है 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ 6ठा राज्य है, और छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य हैं। इनके साथ सिर्फ हमारा एक ही जिला है जो दोनों के साथ सीमा से साझा करता है। कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र की जिले की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से भी लगती है और साथ साथ आपके झारखंड से भी लगती है। 8वां जो राज्य है बिहार है। बिहार के साथ हमारी जो 7 जिलों की सीमा साझा होती हैं। कौन कौन सी? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, और यहां पर आपके ये 7 जिले हैं जिसके साथ हमारी सीमा साझाकृत होती है बिहार के साथ। तो टोटल हमने देख लिया यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों के साथ हमारे कौन कौन से जिले और कितने जिले यहां पर सीमा साझा करते हैं। हमने कहा था इसके साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी हमारी लगती है। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कौन से जिले हैं लगते हैं या टच करते हैं या सीमा बनाते हैं यहां पर? तो देखिए यहां पे 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो यूपी के हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे डायरेक्टली तो जैसे हमने पढ़ा डायरेक्टली क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में थोड़े से टफ बनाए जाते हैं। टफ कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कि सबसे जो लंबी सीमा है वो किसके साथ उत्तर प्रदेश की लगती है? किस राज्य के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है? तो नाम है यहां पर एमपी के साथ हमारी सीमा जो होती है। सबसे अधिक जो सीमा हम साझाकृत करते हैं वो एमपी राज्य के साथ। इसके अलावा सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश की किस राज्य के साथ लगती है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से सहारनपुर जो जिला है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 राज्यों के साथ सहारनपुर जिला जो होता है सीमा साझा करता है। कौन कौन से? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से सोनभद्र जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं 4 राज्य? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिला सबसे ज्यादा यहां पर राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चारों राज्यों के नाम से ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सोनभद्र को लेकर कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी स्पेशल को लेकर पूछे गए हैं यहां पर। चलिए अगला एक यहां पर और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश की जो सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। नाम ध्यान रखें, सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है? यूपी का सहारनपुर है। इसी तरीके से सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है। इसी तरीके से सबसे छोटा जिला यूपी का कौन सा है? तो हापुड़। सबसे छोटा जिला हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला जो है आपका खीरी लखीमपुर है। इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में यूपी के कितने जिले सम्मिलित हैं? दिल्ली एनसीआर में यूपी के 7 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। हाल ही में
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ और जिलों को एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित होने के लिए यहां पे अनुमति दे दी है। कौन कौन से हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 5 और जिलों को दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित करने के लिए यहां प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन से हैं यहां पर? शामली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। ये 5 और जिले यहां पर दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत अटैच हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। पहले से 7 सम्मिलित हैं, 5 और हो जाएंगे, तो टोटल दिल्ली एनसीआर में यूपी के 12 जिले यहां पर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उत्तर प्रदेश के जिलों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन ज्योग्राफिकल बनते हैं वो आपके सारे क्वेश्चन यहां पे हो गए। यहां से इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है, घुमा फिरा कुछ भी पूछे आपको, बस इतना डेटा जिलों से रिलेटेड, यूपी के जिलों से रिलेटेड आना चाहिए। ये फैक्ट है, इनको आपको रटना भी पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखी, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के साथ स्थिति देख ली। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है यूपी की? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई इनकी कितनी है? 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को हम 3 प्राकृतिक विभाजों में, जब भी हम इनका कहते हैं कि भौतिक आपको विभाजन पढ़ोगे, तो यूपी का जब भौतिक विभाजन आप पढ़ने बैठेंगे तो इसको हम 3 अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन सा 3 पार्ट है? पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं आपका एक पहाड़ी एरिया लगता है, पर्वतीय क्षेत्र आपका लगता है उत्तराखंड और नेपाल के साथ यहां पर, ठीक है। दूसरा यहां पर देखें तो गंगा यमुना का एक दोआब का टाइप का लगता है, और तीसरा अगर हम देखें यहां पर आपका बुंदेलखंड का एरिया लगता है। तो यही को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पर देखा जाए जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है उसको भाबर और तराई का क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसमें अगर देखा जाए जो भाबर और तराई का मूल क्षेत्र है वो एक पर्वतीय भूभाग है, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। यहां पर पश्चिम में यह क्षेत्र जो है भाबर कह सकते हैं आपका पर्वतपदी क्षेत्र करीब 34 किलोमीटर है, और जैसे ही आप इसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं ये थोड़ा सकरा होता चला जाता है। इसी तरीके से हम यहां पर इसका जो विस्तार है, ठीक है, आपके तराई क्षेत्र का जो विस्तार है, ये अगर देखें तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी इत्यादि के क्षेत्र में फैला हुआ है। भाबर के साथ दूसरा जो क्षेत्र इसी में आता है तराई का क्षेत्र आता है। भाबर ऊपरी पार्ट कहा जाता है और तराई का क्षेत्र भाबर के जस्ट निचले वाले एरिया को बोला जाता है। तराई का जो क्षेत्र है देखा जाए तो यहां पर आपके भाबर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, नीचे की ओर अगर देखा जाए, और साथ ही यहां पर लंबे घास से ये ढके हुए क्षेत्र होते हैं। ये देखा जाए तो भाबर से कहीं ज्यादा चौड़ा होता है, करीब 80 से 90 किलोमीटर इनका एरिया है आपका, और विस्तार देखा जाए तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक इनका विस्तार क्षेत्र आपको पाया जाता है। भूमि सुधार कार्यों के कारण जो तराई का जो मूल एरिया था उसमें कमी आई है, क्योंकि भूमि सुधार के कारण तराई वाले एरिया में काफी सारी जो भूमि है वो कृषि और आवासीय क्षेत्र में तब्दील की जा चुकी है, और यहां पर तराई क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें गन्ना, धान, गेहूं, जूट इत्यादि यहां पर प्रमुख फसलें ली जाती हैं। ये तो हमने देखा सबसे ऊपरी का पार्ट आपका गंगा वाला, ठीक है, तराई और भाबर वाले क्षेत्र का। दूसरा जो इसमें पार्ट आता है, हमने कहा था गंगा का एक विस्तृत जो मैदान वाला इलाका है, हम यूपी को उसको दूसरे भाग के रूप में उसे पढ़ते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो इसे भी हम 3 भागों में, गंगा यमुना के पूरे क्षेत्र को, विस्तृत मैदानी भाग को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें है गंगा यमुना का सबसे ऊपरी मैदान, ठीक है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। दूसरा है गंगा का मध्य मैदान, और तीसरा गंगा का पूर्वी मैदान। पूरा जो एरिया यहां पर है गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी एरिया करीब 500 किलोमीटर है, और ये लंबी है, और 80 किलोमीटर करीब चौड़ी पट्टी के रूप में ये यहां पर स्थापित है। इनकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो करीब 300 मीटर है, और यहां पर काप मिट्टी के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। विस्तृत मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है वो अभिनूतन और अतिनूतन युग में नदी धारा में अवसादीकरण से हुआ है, अर्थात कहने का मतलब कि नदियों के द्वारा जो अवसाद लेकर आया गया है उसके माध्यम से इन मैदानों का यहां पर विकास हुआ है।
काफी लंबे समय से ये नदियां जो होती हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र से आने के दौरान ये जो भी यहाँ पर मिट्टी इत्यादि होती है उसे ले आकर जैसे ही मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो वहां पर इनका जो बहाव होता है वो कम हो जाता है, और इसके कारण जो अवसाद होता है वो इन क्षेत्रों में विस्तार के कारण यहाँ पर जमा हो जाता है, और इसके कारण मैदानी इलाकों का निर्माण हुआ है। अब देखा जाए तो इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का जो है ढाल है पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में यहाँ पे पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ पर ढाल आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। गंगा यमुना के दोआब के बाद जो तीसरा इसमें क्षेत्र यूपी का सबसे निचला वाला हिस्सा, जिसमें हम बुंदेलखंड का एरिया कहते हैं, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा पठारी एरिया हम जिसे कहते हैं, जो एमपी के साथ हमारी जो सीमा साझाकृत होती है उस एरिया में। तो यहां पर देखा जाए दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है कुल करीब 45,200 वर्ग किलोमीटर का यह एरिया है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र आता है। इसमें इसकी उत्तरी जो सीमा है वो गंगा यमुना नदी के दोआब अर्थात कह सकते हैं आपकी नदी धारा के द्वारा, और दक्षिणी जो सीमा है विंध्य पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है। उसी तरीके से पूर्व में केन तथा पश्चिम में बेतवा नदियों के माध्यम से इसकी सीमा का निर्धारण होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र का एक प्राकृतिक विभाजन है, नदियों के माध्यम से देखा जाए तीन तरफ से, यहां पर एक तरफ आपकी गंगा है, केन है और बेतवा है, और वहीं दक्षिण में अगर हम यहां पर देखते हैं तो विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल का जो पूरा जो एरिया आपको इसमें दिखाई देता है वो कैसा है आपका, वो आपका यहां पर पर्वत श्रेणियों के रूप में है, अप्राकृतिक विभाजन से आप इसे देख सकते हैं। इसी तरीके से जो इसका विस्तार है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी या कह सकते हैं आप बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है, इसका विस्तार क्षेत्र या कौन कौन से जिलों में अगर आप देखें इसको पाया जाएगा, इसका विस्तार क्षेत्र है। तो आप बुंदेलखंड का एरिया झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज के मेजा और करछना वाला एरिया, और मिर्जापुर का कुछ हिस्सा, साथ ही चंदौली का चकिया जो क्षेत्र है, ये हिस्से जो होते हैं वो बुंदेलखंड के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी तरीके से पठारी क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो करीब 300 मीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर देखें जैसे कैमूर की पहाड़ियां हैं, और इसके अलावा आपको सोनकार की पहाड़ियां हैं, यहां पर देखें तो इन पहाड़ियों की ऊंचाई करीब 600 मीटर भी पाई जाती है। इसी तरीके से बुंदेलखंड का जो निर्माण हुआ है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसका जो निर्माण हुआ है वो नीस चट्टानों के माध्यम से हुआ है, और नदियों के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी से वहां पर आपको इस क्षेत्र के निर्माण की स्थिति आपको देखी जाती है। इसके अलावा बुंदेलखंड में प्लास नामक घास जो होती है वो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो बुंदेलखंड से भौतिक स्वरूप को आप यहां पर समझ सकते हैं। बुंदेलखंड के साथ साथ इसमें कहा गया कि बघेलखंड का एरिया भी हम इसी के अंतर्गत रख के अध्ययन करते हैं। तो बघेलखंड का एरिया क्या है? देखिए, बघेलखंड का जो एरिया है वो शंकाकार टीले के बहुतायत मात्रा यहां पे पाई जाती है। प्रमुख जो नदियां हैं जैसे सोन नदी है, यहां पर आपकी प्रमुख नदी है बघेलखंड एरिया की। बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। दक्षिणी पठारी प्रदेश का ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कम वर्षा के कारण यहाँ के वृक्ष और वनस्पतियां जो होती हैं वो काफी छोटी हैं, कह सकते हैं आपकी एक अर्धशुष्क एरिया आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं ज्वार, तिलहन, चना जैसे मोटे अनाज या फिर आपके तिलहन जैसी फसलें आपको इस क्षेत्र में लेते हुए हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो यहाँ पर हो जाता है। 3 पार्ट हैं इसे पूरे को, एक तरफ आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं भाबर और तराई वाला एरिया मूल रूप से अगर कहा जाए, दूसरा आपका गंगा का मैदान, और तीसरा यहाँ पे पठारी एरिया जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया आता है। अब इसके बाद एक चीज और समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, क्योंकि यहाँ पे हम जब भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में आपको इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों पर, वहां पर जो जलवायु होती है उसका भी एक काफी प्रभाव पड़ता है। न सिर्फ यहाँ पर मनुष्यों पर बल्कि जीव समुदाय और उसके विकास के लिए भी जलवायु एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मुख्यतः देखा जाए तो 2 प्रकार की जलवायु यूपी में आपको देखने को मिलेगी। कैसी 2 प्रकार की जलवायु? तो इसमें पहला है एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को, जो तराई वाला एरिया है, जहां पर करीब आपको 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर की औसत वर्षा वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो एक प्रकार की जलवायु कैसी है, ये आपको आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की आपकी जलवायु है।
दूसरी जो जलवायु आपको देखने को मिलती है यूपी में, वो है आपकी साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश वाली। तो दोनों ही तरीके के, अब ये जो जलवायु साधारण जो आर्द्र है, यहां पर देखिए जब आपको इस तरीके की जलवायु, आपको कैसे पता चलेगा किस तरीके की जलवायु यूपी में है, तो यहां पे कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं। क्या क्या? पहला, मैदानी क्षेत्रों में यहां पर यह जलवायु आपको पाई जाएगी, और यहां पर जब इस प्रकार की जलवायु होगी तो औसत जो वार्षिक वर्षा होती है करीब 100 सेंटीमीटर रहती है, अर्थात वर्षा जो होती है वो कम होगी। इसके अलावा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा का कारण कम और भी ज्यादा अगर देखा जाए, तो जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाएंगे, बुंदेलखंड के एरिया में जाएंगे, आपकी वर्षा जो होती है कम होती जाती है। इसी तरीके से यहां पर आपके पूर्व से पश्चिम की ओर भी जाएंगे तो भी आपको वर्षा यूपी में कम होती जाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। और ऐसी स्थिति में जो बुंदेलखंड का जो एरिया आपको देखने को मिलता है, वहां पर आपको वर्षा की मात्रा और भी आपको कम देखने को मिलती है। अब यहां पर देखा जाए तो कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो शुष्क, शीत वाली और मानसूनी प्रकार की है, जबकि थॉर्नस्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की यहां पर समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु यहां पर मिलती है। तो अलग अलग संस्थानों के यहां पर अलग अलग विचार हैं। यूपी में जो जलवायु लेकिन आपको पता है दो तरीके की पाई जाती है। समझने के दृष्टिकोण से और आसान भाषा में देखा जाए तो यहां पर एक तरफ आप देखेंगे जब ठंड, गर्मी और थोड़ा सा बरसात वाली ऋतु आती है तो वहां पर आपको थोड़ा आर्द्रता आपको ज्यादा होती है, उष्ण जलवायु होती है आपको, साथ ही गर्मी जो होती है ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा भी बढ़ जाती है। और दूसरा जैसे ठंडी वाला एरिया आपको आएगा तो वहां पर गर्मी कम हो जाती है, ठंड की मात्रा बढ़ जाती है, मौसम थोड़ा शुष्क हो जाता है। तो यहां पर आपको ये दोनों ही तरीके की जलवायु जो होती है यूपी में देखने को मिलेगी। अब चलिए आपको देखने पे आते हैं, अगला जो एस्पेक्ट इसमें है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो ऋतुएं हैं, ठीक है, जलवायु के साथ साथ जो ऋतुएं हैं वो तीन तरीके की हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। अक्टूबर से फरवरी का जो महीना है शीत ऋतु के लिए यहां पर होता है, और सबसे जो ठंडा महीना आपका होता है वो जनवरी का होता है। नवंबर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, हम जिस महीने में यहां पर आप अध्ययन कर रहे हैं नवंबर स्टार्ट हो चुका है, दिवाली समाप्त हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में यहां पर आपका जो टाइम है वो ठंडी का शुरू हो चुका है। लेकिन ये ठंड जो होती है अभी स्टार्टिंग का पॉइंट है, जनवरी आते आते आपका ठंड जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए शीत ऋतु में जो तापमान है यहां पर यूपी में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। दक्षिणी भाग में औसतन अधिकतम जो तापमान है वो करीब 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 13.3 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन ये दक्षिणी पार्ट की बात, लेकिन अगर हम उत्तरी भाग में अगर जाएं तो वहां पे थोड़ी ठंड आपको ज्यादा देखने को मिलती है, और यहां पे जो तापमान होता है वो करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीतकालीन चक्रवातों के कारण आपको उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा भी देखने को मिलेगी। जैसे अभी आपको ठंड के शुरू होने कुछ टाइम पहले ही यहां पर आपको उत्तर पश्चिमी अभी जो कहते हैं कि लौटते हुए मानसून की भी बात करते हैं, जिस लौटते हुए मानसून कारण भी आपको वर्षा देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा है कहीं कहीं तमिलनाडु में होती है, और वहां पर अभी आप न्यूज अगर देख रहे होंगे तो वहां पर अच्छी खासी बरसात हुई है और वहां पे बाढ़ की स्थितियां भी आपको देखने को मिल रही होंगी। दूसरा यहां पर शीत ऋतु के बाद दूसरा जो एक मौसम आता है ग्रीष्म ऋतु आता है, और ग्रीष्म ऋतु में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में यहां पर मध्य मार्च से प्रारंभ हो जाती है और करीब जून तक यहां पर आपका गर्मी का महीना चलता है। प्रदेश के मई और जून का जो महीना होता है सबसे अधिक तापमान वाले महीने होते हैं, और यहां पर जो अधिकतम तापमान होता है करीब 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पाया जाता है, और न्यूनतम जो तापमान होता है वो करीब आपका 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है, और इसका जो कारण है क्योंकि कर्क रेखा से निकटता के कारण बुंदेलखंड के एरिया में गर्मी जो होती है वो सबसे ज्यादा आपका तापमान वहां पे मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। दो ऋतुओं के बाद जो तीसरा मौसम आता है उसे हम कहते हैं आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु देखा जाए तो आपको जून के अंतिम सप्ताह से ही वर्षा जो होती है प्रारंभ हो जाती है, और ये आपको अक्टूबर तक यहां पर चल रही होती है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है, और अधिकतम यहां पे जो तापमान होता है वर्षा ऋतु में करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है, और न्यूनतम तापमान करीब आपका 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो वर्षा है वो मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी वर्षा होती है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहां पर होती है, और करीब 60% जो वर्षा होती है वो जुलाई अगस्त के महीनों में हो जाती है। सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो गोरखपुर का एरिया है, जो वार्षिक सबसे ज्यादा वर्षा होती है करीब यहां पर, ठीक है।
इसके अलावा सबसे कम वर्षा वाले जो जिले हैं वो आपके कुशीनगर का एरिया है। इसी तरीके से जो सर्वाधिक वर्षा आंकी गई है करीब 1245.3 मिलीमीटर यहां पर गोरखपुर के एरिया में वार्षिक वर्षा के रूप में, और सबसे कम वर्षा आपको 423.8 मिलीमीटर यहां पर वर्षा यहां पर हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वर्षा या उत्तर प्रदेश की जलवायु और ऋतुओं के बारे में हमने यहां पर देख लिया। इसके साथ साथ जब भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिट्टी जरूरी क्यों है, मिट्टी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हाँ, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी, कृषि जलवायु और उससे संबंधित प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन जो कि मिट्टी से यूपी में पूछे गए हैं वो हैं इन मिट्टियों के स्थानीय नाम। इन मिट्टियों के यूपी में देखिए, एक तो होता है हम जिसे जानते हैं जैसे दोमट मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लेकिन आप जानते हैं स्थानीय स्तर पे कई प्रकार की चीजों के नाम जो होते हैं बदल दिए जाते हैं, परिवर्तित नाम वहां पर लिए जाते हैं। तो यहां पर यूपी में जब भी क्वेश्चन आपने अगर एनालिसिस किया होगा, पिछले साल के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, स्थानीय भाषा में मिट्टियों के नाम भी पूछे गए हैं। तो हम यहां पर मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन यहां पे बनता है, मृदा अपरदन को लेकर क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। मृदा अवनालिका की स्थिति पूछी जाने लगी है। यूपी में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन हो रहा है, ऐसी घटनाएं भी आपको यहां पे पूछी जाती हैं। और साथ ही मिट्टी को लेकर जो रिपोर्ट आती हैं, अभी जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी भारत के बंजर भूमि एटलस 2019, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसका भी हम इसमें आकलन करेंगे। तो एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मिट्टी है तो किस प्रकार की है, कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें एक बड़े विभाजन की ओर, अगर देखें एक बड़े और मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मिट्टी यहां पर बेसिकली दो तरीके की है। एक है आपकी प्राचीनतम कॉप मिट्टी जिसे हम कहते हैं बांगर, और दूसरी यहां पर नवीन कॉप मिट्टी जिसे हम कहते हैं खादर। बांगर मिट्टी में देखा जाए तो फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से तत्व किस मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, और किसकी कमी होती है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा साइंस में और इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा तो वहां पर जैसे सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड यहां पे जारी किया जाता है और उसके माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता नापी जाती है, क्योंकि फसल कौन सी लेनी है और किस मिट्टी में कौन सी यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपकी मिट्टी की सही गुणवत्ता आपको पता हो। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा आप, जैसे बागर मिट्टी में यहां पर देखा गया कि फास्फोरस और चूना जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश आदि पदार्थों की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। बागर मिट्टी में देखा जाए तो दोमट, मटियार और भूंड मिट्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और मिट्टी ये हल्के रंग की और छिद्रयुक्त तथा महीन कणों की होती है। इसी तरीके से जो खादर मिट्टी होती है उसमें सामान्यतः अगर देखा जाए तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की यहां पर अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की इस मिट्टी में भी कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतन काप, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार दोमट भी कहते हैं। देखिए यहां पर यही होता है, यही क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आप बागर है, खादर आपने पढ़ रखा है, लेकिन इसे और किस नामों से भी जानते हैं, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अब इसीलिए यहां पर अब अगला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मृदा और उसके स्थानीय नाम, ये यहां पर हमें जानना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊसर भूमि। ऊसर भूमि को स्थानीय स्तर पे कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे रेह, बंजर और कल्लर। रेह, बंजर और कल्लर ये तीन स्थानीय नाम है ऊसर भूमि के। इसी तरीके से बलुई मिट्टी, जैसे ऊंचे बलुई मिट्टी के जो ऊंचे टीले होते हैं उसे कहते हैं भूंड, ठीक है, क्या कहते हैं, भूंड। काली मिट्टी को रेगुर, करेल और कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्थानीय नाम है काली मिट्टी के रेगुर, करेल और कपास मृदा। इसी तरीके से जो आपकी लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी को भी दो अलग अलग नामों से जानते हैं। एक नाम है जिसको हम कहते हैं परवा, ठीक है, लाल मिट्टी को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है परवा। और परवा जो होती है इसकी विशेषता यह है कि हल्की रेतीली और दोमट होती है, ठीक है। कैसी होती है इसकी संरचना, हल्की रेतीली और दोमट होती है। दूसरी जो लाल मिट्टी होती है उसको कहा जाता है राकड़। राकड़ में जो लाल ही मिट्टी है बेसिकली, लेकिन राकड़ में बेसिकली आपको क्षारीय मृदा होती है, क्षार की मात्रा उसमें मिट्टी में ज्यादा होती है। इसी तरीके से मांड एक मिट्टी होती है जो बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है। इसे मांड भी कहते हैं, मार भी कहते हैं, मांड या मार दोनों ही नाम चलते हैं यहां पर। इस मिट्टी में
सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम, खनिज जो होता है वो आपको इत्यादि पाया जाता है। और ये बेसिकली आपके पूर्वी क्षेत्रों में अधिक ये मिट्टी आपको पाई जाती है। एक और मिट्टी जिसे कहते हैं भाट मिट्टी, जो कि कुशीनगर में आपको पाई जाती है। ये मोटे अनाज के फसल के लिए अच्छी होती है। इसी तरीके से उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टी में फास्फेट की खनिज की यहां पर आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ स्थानीय नाम है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे रेगुर को लेकर हो गया, रेह पूछा गया है, कल्लर हो गया आपको, भाट हो गया आपका। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इस बार ये कुछ और पूछा गया है, अगली बार कुछ और पूछ लें। चलिए, ये तो हो गया मृदा के बारे में हमने पढ़ा। अब एक घटना होती है मिट्टी से रिलेटेड, वो है अपरदन। ठीक है, तो अपरदन कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, और यूपी में किन किन क्षेत्रों में यह मृदा अपरदन हो रहा है। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्रों में, जलीय अपरदन पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए यहां पे मिट्टी का या मृदा अपरदन दो तरीके से यूपी में होता है, एक वायु के माध्यम से और दूसरा जल के माध्यम से। तो वायु के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है मृदा अपरदन, और जल के माध्यम से पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में। चंबल नदी जो होती है, चंबल नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन अधिक हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का इटावा जो जिला है अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन के जिलों में बीहड़ भी पाए जाते हैं। साथ ही वायु अपरदन से जो प्रभावित जिले हैं, मथुरा और आगरा हैं। वायु अपरदन से प्रभावित जिले आगरा और मथुरा। इसी तरीके से जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो हिमालय का तराई क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का जो प्रमुख कारण है, कारण एक दो नहीं है, इसमें मानसूनी वर्षा की जो प्रकृति है तो वो तो कारण ही है, लेकिन उसके साथ साथ वनों का अभाव और ढाल की तीव्रता भी इसका प्रमुख कारण है, जिसके चलते आपकी मृदा अपरदन की जो घटनाएं हैं उसमें तीव्रता देखने को मिलती है। तो यहां पर ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है। मृदा कितने प्रकार के हैं, दोनों तरीके से हो रहे हैं, किन क्षेत्रों में कैसे हो रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब एक डेटा आया था, एक रिपोर्ट आई थी, एक एटलस जारी किया गया। एटलस जारी किया गया था, भारत की पूरी मिट्टी जो होती है, खासकर बंजर जो भूमि है पूरे भारत में कितनी है, लेकिन हमें यहां पर जो पढ़ना है यूपी स्पेशल को लेकर। यूपी में बंजर भूमि की स्थिति को लेकर क्या डेटा रहा है, कितना इसमें सुधार किया गया है, और लवणीय या क्षारीय मिट्टी आपको यहां पर कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बंजर भूमि है उसमें अभी जो हाल का डेटा यहां पर दिखाया जा रहा है कि कमी आ गई है। ये डेटा है तुलनात्मक तौर पे 2008-9 से यहां पे तुलना की गई है 2019 का, अर्थात एक दशक में उत्तर प्रदेश की बंजर भूमि में कमी आई है। कितनी कमी आई है, तो यहां पर बताया गया है कि 2008-9 में जो यूपी में बंजर भूमि थी वो करीब 9619.35 वर्ग किलोमीटर था, जो कि परसेंटेज वाइज देखा जाए 3.99% था पूरे भारत का। अब ये घट करके हो गया है 8537.06 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज वाइज जो कमी है 3.54% रह गया है। पहले 3.99% थी बंजर भूमि, अब सिर्फ 3.54% रह गया है। टोटल कमी कितनी आई है, तो कमी आई है यहां पर 1082.29 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि को यहां पर कमी आई है। और ये जो कमी 1082 वर्ग किलोमीटर के एरिया को यहां पर डेवलप कर दिया गया है, या तो कृषि भूमि के रूप में या फिर जल स्रोतों के रूप में। तो कितना एरिया डेवलप किया गया है, तो देखिए इसमें से 988.36 वर्ग किलोमीटर भूमि को कृषि तथा 89.09 वर्ग किलोमीटर भूमि को जल निकाय के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। तो यहां पर बंजर भूमि के एरिया को में कमी लाकर उसे कृषि और जल स्रोतों के रूप में डेवलप किया गया। अब एक डेटा जो कि क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, जैसे सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है, सबसे कम किस जिले में है, सबसे ज्यादा कमी कहां आई है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, यह क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, कमी कहां हुई, किन जिलों में बंजर भूमि में कमी आई है। तो हरदोई जिले में करीब 79.25 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में कमी आई है, और कानपुर में 89.09 वर्ग किलोमीटर जिले आपका बंजर भूमि में कमी आई है। वृद्धि किन जिलों में हुई है, तो बलिया जिले में वृद्धि हुई, करीब 32.01 वर्ग किलोमीटर यहां पर बंजर भूमि में वृद्धि देखी गई है। और दूसरा इसमें है 1.83 वर्ग किलोमीटर महाराजगंज जिले में भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है बंजर भूमि की। इसी तरीके से सर्वाधिक जो बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है यूपी का, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला आपका
झांसी है, जहां पर 445.36 वर्ग किलोमीटर के एरिया बंजर भूमि अभी भी है। और दूसरा जो जिला है यहां पे, दूसरा है इसमें दूसरे नंबर पे यहां पे 426.74 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत भी आता है। तो दो यहां पर हैं, सबसे सर्वाधिक जो बंजर भूमि है आपका वो झांसी में है। इसी तरीके से प्रदेश में लगभग 2129.61 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वो लवणीय और क्षारीय रूप से यहां पर प्रभावित है। सर्वाधिक जो लवणीय और क्षारीय मृदा है वो रायबरेली में है। और अन्य जो प्रभावित जो जिले हैं, लवणीय या क्षारीय रूप से प्रभावित जो जिले हैं मिट्टी के, वहां पर देखिए तो औरैया, रायबरेली, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, भरदोई, उन्नाव, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ और मैनपुरी, इन जिलों में या तो मिट्टी आपको लवणीय देखने को मिल रही है या तो क्षारीय मिट्टी आपको यहां पर डेवलप होती हुई देखी गई है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि भारत सरकार के द्वारा जो बंजर भूमि एटलस जारी किया गया उससे रिलेटेड आपके प्रमुख डेटा। अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी थोड़ा सा और जानकारी यहां पर रखिएगा, जैसे कि अधिक सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से प्रदेश की करीब 10% भूमि जो होती है ऊसर हो चुकी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में रिल अपर्दन तथा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में परत अपर्दन की आपको घटनाएं आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। परत अर्थात कि मिट्टी की ऊपरी सतह का यहां पर धीरे धीरे आपका अपर्दन की घटनाएं आपको अधिक देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में दोमट और जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में सिकटा, करियाल और धनका भी कहा जाता है। एक और चीज यहां पर, दोमट मिट्टी को, ठीक है, दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम भी हैं। क्या क्या हैं? दोमट और जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं सिकटा, करियाल और धनका। पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को हम उपरहार कहते हैं। बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं पूर्वी भाग में? उपरहार। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हम ओवरऑल मृदा पाई जाती हैं तो कौन कौन सी हैं इसमें? पर्वतपदीय मृदाएं, तराई मृदाएं, जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, लवण प्रभावित मृदाएं और लाल बलुई मृदाएं यहां पर आपको प्रमुख रूप से मिट्टी के स्वरूपों में हम यहां पर इसे देखते हैं। तो ये तो हो गया मिट्टी से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड यूपी की कैसी स्थिति है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, क्या समस्याएं हैं, किसके क्षेत्र में कैसी स्थिति आपको है, डेटा बेस्ड आपको सारा कुछ हमने देख लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में काफी बार पूछा जाता है नदियों को लेकर, नदियों में कौन सी नदी, उसकी सहायक नदियां, उसके किनारे बसे आपके प्रमुख जो शहर हैं, नगर हैं और उसके उद्गम स्रोत हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं नदियों को लेकर। तो यहां पर हम उत्तर प्रदेश बेस्ड कितनी नदियां हैं, कौन से प्रकार की नदियां हैं, कहां कहां बहती हैं, उद्गम स्रोत क्या हैं और आपके प्रमुख नगर इनके किनारे कौन से बसे हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत से निकलने वाली यूपी की जो प्रमुख नदियां हैं जो यूपी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, क्योंकि हिमालय यूपी में तो है नहीं, तो निकलती हिमालय से हैं लेकिन बहती आपको एट द लास्ट आपको प्रवाहित यूपी में होती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो यूपी में प्रवाहित होती हैं उसमें है गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, गंडक और राप्ती। दूसरे प्रकार की जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं इसमें? गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशन, ये नदियां उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं। और तीसरी प्रकार की जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें है आपकी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, कन्हार, रिहंद, ये सारी जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो यहां पर देखिए यूपी में तीन प्रकार की नदियां आपको पाई जाएंगी, एक है हिमालय से निकलने वाली, दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब चलिए क्वेश्चन यहां पे आपको जो प्रमुख नदियां हैं उद्गम क्षेत्र और साथ ही यहां पर उनकी कुल लंबाई कितनी है वो भी यहां पर जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे है आपका गंगा, ठीक है, गंगा आपको उत्तराखंड से निकलती है, राज्य सिर्फ यहां पर दिया जा रहा है, बाकी अभी थोड़ा सा डिटेलिंग हम नीचे देखेंगे। तो राज्य है गंगा जो निकलती है उत्तराखंड से, कुल लंबाई इसकी है 2525 अर्थात 2525 किलोमीटर। यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, 1384 किलोमीटर लंबी नदी है। तीसरी नदी है घाघरा जो कि तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। चौथी इसमें चंबल है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई है करीब 965 किलोमीटर की।
इसी तरीके से सोन नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबी है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यह है 696 किलोमीटर लंबी नदी। इसी तरीके से राप्ती नेपाल से निकलती है, 640 किलोमीटर लंबी है। बेतवा जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, 590 किलोमीटर इसका विस्तार है। गोमती उत्तर प्रदेश से निकलती है, 910 किलोमीटर। केन मध्य प्रदेश से 427 किलोमीटर। टोंस मध्य प्रदेश से 264 किलोमीटर और शारदा उत्तराखंड से 350 किलोमीटर इनका विस्तार क्षेत्र है। अब चलिए इन्हीं नदी के बारे में जैसा है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कुछ डिटेलिंग भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले गंगा नदी को लेकर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी, इसे हम भारत के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है तो भी गंगा ही है, क्योंकि टोटल देखिए उत्तर गंगा की जो लंबाई है वो करीब 2525 किलोमीटर है और इस 2525 किलोमीटर में यूपी में जो उसका प्रवाह क्षेत्र है वो करीब है आपका 1450 किलोमीटर जो एरिया है वो यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा और प्रवाह क्षेत्र है इसका 1450 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त गंगा नदी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी प्रमुख सहायक नदियां। इन प्रमुख सहायक नदियों में यह भी कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी किनारे से कौन कौन सी मिलती हैं और दक्षिणी किनारे से कौन कौन सी मिलती हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की गंगा नदी की उत्तरी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में यहां पर उनका नाम देख लेते हैं। इसमें है आपकी रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये सभी आपकी उत्तरी सहायक नदियां हैं, उत्तरी किनारे से लगती हैं। जबकि दक्षिणी किनारे से यमुना, टोंस, सोन इसकी आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रयागराज एक ऐसा कह सकते हैं जिला है जहां पर बोला जाता है संगम है 3 नदियों का, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती यहां पर इनको बोला जाता है, त्रिवेणी है, संगम यहां पे 3 नदियों का है। इसके अलावा गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, स्रोत है, ठीक है, उद्गम स्रोत है वो है आपका गोमुख, जिसे हम गंगोत्री हिमनद के नाम से भी जानते हैं। इसकी मुख्य धारा भागीरथी है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी में ये प्रवेश करती है यूपी में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्यों में ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। कन्नौज के निकट गंगा और रामगंगा नदी आपस में मिल जाती हैं और गंगा के किनारे जो प्रमुख आपके नगर हैं इसमें आपके फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर है। गंगा के बाद दूसरी जो नदी आती है वो है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम आपका बंदरपूंछ या यमुनोत्री हिमनद है। इसका प्रवाह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य है। प्रमुख जिले जो हैं यमुना नदी के किनारे वो आपके सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज हैं। इसी तरीके से यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में एक वृहद चाप का निर्माण भी करती है। रामगंगा नदी जिसका उद्गम जो है आपके हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से पौड़ी गढ़वाल से होता है और यह कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, तो रामगंगा नदी है और बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। अगली नदी इसमें है शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम जो है वो कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से है। कई बार यहां पर ऑप्शन में आपको कुछ और भी ऑप्शन आ सकता है, कई बार वो ग्लेशियर सीधा पूछ सकते हैं, हिमनद पूछ सकते हैं और कई बार पर्टिकुलर उस क्षेत्र का नाम पूछ सकते हैं, तो दोनों इसलिए यहां पे लिखा गया है मिलाम ग्लेशियर, कुमायूं हिमालय। पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है, इसे ध्यान रखिएगा। शारदा जो नदी है वो आपकी पीलीभीत जिले यानी यूपी और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में यह प्रवेश करती है। साथ ही शारदा और घाघरा नदी का संगम जो होता है वो बहराम घाट के पास हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कौन सी नदियों का संगम किस स्थान पे हुआ है, तो यहाँ पे शारदा और घाघरा नदी का संगम आपका बहराम घाट में हुआ है। इसी तरीके से घाघरा जो नदी है उसका उद्गम स्रोत जो है मापचा चुंगो हिमनद में जो कि तिब्बत में है वहां से हुआ है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें करनाली, शिखा, टीला, सेटी, बेटी, राप्ती, छोटी गंडक, ये सारी इसकी घाघरा की सहायक नदियां हैं। सरयू नदी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो इसका नाम यहाँ पे सरयू नदी किया गया और सरयू नदी के किनारे आपको पता है अयोध्या नामक जो नगर है वो आपका इसी के किनारे बसा हुआ है।
राप्ती नदी का उद्गम स्रोत रूकमकोट नेपाल में है। सहायक नदियां रोहिणी है। राप्ती और घाघरा नदियों का जो संगम है बरहज नामक स्थान पर होता है। इसके बाद चंबल नदी आती है। चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको लेकर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उद्गम जो है इसका देखिए यहां पे कहां पे है, जनापाव पहाड़ी मऊ एमपी से। सहायक नदियां कौन सी हैं, काली सिंध, पार्वती और बनास, ये तीनों ही इसकी सहायक नदियां हैं चंबल की। प्रमुख इस पर बांध कौन कौन से बनाए गए, तो 3 प्रमुख बांध जो कि चंबल नदी पर बनाए गए हैं, कौन से हैं, एक है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध। ये तीनों ही बांध आपके किस नदी पर हैं, तो चंबल नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अवनालिका, अपरदन और बीहड़ के लिए ये आपको चंबल जो नदी है वो फेमस है, और इटावा के क्षेत्र में यहां पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कुमरा गांव, रायसेन एमपी में है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिले में होता है, और हमीरपुर में ही ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर एक प्रमुख बांध है रानी लक्ष्मीबाई सागर, यहां पर जिसे राजघाट बांध भी कहते हैं, वो यहां पर आपको बेतवा नदी पे मिल जाएगा। केन नदी का उद्गम आपका कैमूर पहाड़ी पे है, इसका उपनाम आपका कर्णवती भी है। केन नदी और यमुना नदी का संगम जो होता है भुजहा बांदा में होता है। सोन नदी इसके बाद इसका उद्गम आपका शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी पर है, और प्रवाह क्षेत्र सोनभद्र और मिर्जापुर है। इसकी सहायक जो नदियां हैं उसमें रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोपल आपकी प्रमुख रूप से सोन की यहां पर प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए नदियों को लेकर बस इससे ज्यादा आपको डेटा आता नहीं है, लेकिन यहां पर इनको याद रखना एक समस्या है। इतनी सारी नदियों को लेकर के इनको याद करना, डेटा याद रखना आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन चांस भी कुछ नहीं है, याद किया जाना बहुत जरूरी है। एक चीज आप और कर सकते हैं, यहाँ पर इन नदियों को बनाने को लेकर आप मैपिंग कर सकते हैं। मैप में यूपी का बना करके इनकी नदियों और उनकी सहायक नदियों का डेटा क्लियर कर सकते हैं, वो काफी सफिशिएंट होगा आपको याद रखने के दृष्टिकोण से। चलिए कुछ और के बारे में डेटा देख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहां पे आता है आपका गोमती नदी है, जिसका उद्गम आपका फुलहर झील पीलीभीत में है। इसके किनारे जो प्रमुख नगर हैं उसमें लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर है। टोंस नदी, इसका उद्गम आपका तारमाकुंड, कैमूर पहाड़ी एमपी से है। सहायक नदियों में बेलन नदी है, और टोंस नदी जो फेमस है वो है जलप्रपातों के लिए। यहां पर कई सारे आपके जलप्रपात हैं जो कि आपको टोंस नदी पर बनते हैं। टोंस का गंगा नदी में संगम जो होता है सिरसा, प्रयागराज में यहां पर आपका संगम होता है आगे चल के। कर्मनाशा नदी है जो कि बिहार के कैमूर श्रेणी से उद्गम होता है, इसका प्रवाह क्षेत्र मिर्जापुर में है। और जो याद रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा का निर्धारण आपकी कर्मनाशा नदी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चौसा के निकट ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। एट द लास्ट एक और नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी जो है उद्गम इसका शिवालिक श्रेणी सहारनपुर जिले से हुआ है, और यमुना की यह सहायक नदी है। गंगा और यमुना के मध्य करीब 400 किलोमीटर तक यहां पर इसका प्रवाह है, और मगई नदी जो होती है गंगा की सहायक नदी, और कुकरेल नदी आपकी गोमती की प्रमुख सहायक नदियां। तो ये आपकी प्रमुख जितनी भी नदियां हैं यूपी से रिलेटेड, जो या तो क्वेश्चन के रूप में बन चुकी हैं, पूछी जा चुकी हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी दृष्टिकोण से आपके परीक्षा के लिए, वो आपको यहां पर हमने देख लिया। जितने भी तरीके की नदियों से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उनको हमने यहां पे कवर कर लिया है। अब आपको यहां पर इसको रिवीजन करना है। अब देखिए भूगोल का अगला जो पड़ाव आता है वो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड आता है। एग्रीकल्चर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें फसलें आती हैं। फसलें जो होती हैं कई तरीके की आएंगी, ठीक है। एक तो खाद्यान्न फसलों के बारे में आपको लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, बागवानी फसलें आपसे पूछ लेते हैं, फल हो गई, सब्जियां, उनके उत्पादन को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम या फिर देश में प्रथम, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर डेटाबेस क्वेश्चन भी कृषि रिलेटेड बना जाता है, पूछा जाता है। तो यहां पर हम यही पढ़ने वाले हैं। जितना भी डेटा है आपको, जितना भी क्वेश्चन इसमें से बनता है एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको बनता है, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। चाहे उत्पादन को लेकर हो, एग्रीकल्चर डेटाबेस हो, प्रथम को लेकर हो, एक एक करके इनको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि संपूर्ण भारत का औसत जो हेक्टेयर क्रियाशील जोत का है वो करीब 1.08 हेक्टेयर यहां पर है।
प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में, ये ध्यान रखिएगा, प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में यहां पर डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने का जो आधार है वो है मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन। कृषि गहनता 2015-16 के अनुसार देश की सर्वाधिक क्रियाशील जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश में आपको पाई जाती है। ठीक है, देश के सबसे ज्यादा क्रियाशील जोत कहां है? यूपी में है, ये करीब आपको 23.82 मिलियन है। इसी तरीके से गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में यूपी का प्रथम स्थान है, वहीं चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, और अरहर यानी तूर दाल के उत्पादन में तीसरा स्थान, जबकि यहां पे आपको तिलहन के उत्पादन में यूपी का 5वां स्थान है। तो इनको ध्यान रखिएगा, किस स्थान में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी, ये प्रमुख आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बाद अभी हमने कहा कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं ये आपके 9 प्रमुख जलवायु क्षेत्र? तो यहां पे देखिए, ये आपकी पूरी एक सारणी यहां पर दी गई है। इसी को हमें यहां पर जितनी भी सारणियां हैं इनके माध्यम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारणी बेस्ड आपको ये सब चीजें याद रखने में आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहां पे आपका जोन का नाम है, कौन कौन से 9 जोन है। इन जोन में आपकी जलवायु कैसी है, यहाँ पे मृदा कैसी है, यहाँ का औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है, और तापमान अधिकतम और न्यूनतम आपका कितना होता है। ये सारा जो डेटा है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पहला जो जोन है वो है तराई क्षेत्र। जलवायु है उपोष्ण, मिट्टी जो है दोमट मटियार आपको यहां पर पाई जाती है। अधिकतम वर्षा इस क्षेत्र में करीब 1005.4 मिलीमीटर है। तापमान यहां का अधिकतम करीब 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। दूसरा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसका नाम दिया गया है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहां का जलवायु उपोष्ण है। मिट्टी देखी जाए तो यहां पर दोमट, मटियार और बलुई मिट्टी पाई जाती है। औसत जो वर्षा है 751.7 मिलीमीटर है। तापमान 43 डिग्री अधिकतम और 1.5 डिग्री सेल्सियस आपका न्यूनतम तापमान है। तीसरा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है यहां पे मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र। उपोष्ण जलवायु यहां की भी है और मिट्टी देखा जाए दोमट, मटियार, बलुई दोमट यहां पर पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां हैं। 1022.2 मिलीमीटर वर्षा होती है। 45 डिग्री अधिकतम सेल्सियस का तापमान है और 4.5 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान आपको यहां पर देखने को मिलता है। चौथा जो कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी का है वो है दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसे जलवायु यहां पर है आपकी अर्ध शुष्क प्रकार की। मिट्टी यहां पर है जलोढ़, अरावली, दोमट और बलुई दोमट प्रकार की पाई जाती है। वर्षा यहां पर देखें तो काफी कम है, करीब 663.3 मिलीमीटर की वर्षा है, जो कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो सबसे कम वर्षा होती है वो इसी कृषि जलवायु प्रदेश में होती है। यहां का तापमान देखिए तो करीब आपको अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम जो होता है करीब 4 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। पांचवा देखिए यहां पे है मध्य मैदानी क्षेत्र, जो कि समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी और मिट्टी जो है चिकनी दोमट, बलुई दोमट और दोमट प्रकार की मिट्टी है। वर्षा देखें तो 848.2 मिलीमीटर की वर्षा है। 43 डिग्री अधिकतम तापमान है और 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम आपको तापमान देखने को मिलता है। इसके बाद छठा क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, और बुंदेलखंड का कृषि जलवायु जो क्षेत्र है यह भी आपको देखा जाए तो अर्ध शुष्क प्रकार का है। मिट्टी जो पाई जाती है अर्ध शुष्क मार, काबर, राकर और पड़वा प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। यहां पर जो जलवायु है या कह सकते आपका वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा करीब 876.1 मिलीमीटर है। तापमान यहां पर 46 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका न्यूनतम तापमान है। सातवां यहां पर है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। दोमट, मटियार दोमट, दियारा भाट और बलुई दोमट इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। वर्षा की मात्रा देखें तो 1228.3 मिलीमीटर है, जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला एरिया है आपका उत्तर पूर्वी मैदानी एरिया। ये कृषि जलवायु क्षेत्र आपकी सबसे ज्यादा वर्षा वाला आपका क्षेत्र है। तापमान देखें तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान और 6 डिग्री सेल्सियस का आपका न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहां पर भी समशीतोष्ण जलवायु है। मिट्टी जो पाई जाती है वो सिल्ट दोमट, मटियार, दोमट बलुई और दोमट प्रकार की मिट्टी है।
1016 मिलीमीटर की वर्षा है, 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 5 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान है। और नौवां जो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है वो है विंध्य क्षेत्र, समशीतोष्ण जलवायु, मटियार दोमट, बलुई दोमट या मटियार आपके प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। वर्षा देखें तो 1164.1 मिलीमीटर की वर्षा है, 48 डिग्री आपका अधिकतम तापमान है और 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के जो कृषि जलवायु आपके क्षेत्र हैं वो 9 हैं। और कौन से यहां पर हैं उनका नाम देख लिया, उनकी जलवायु देख ली, मिट्टी देख लिया, वर्षा भी देख ली और तापमान देख लिया। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं उनका आच्छादन एरिया, अर्थात कितने एरिया में बोई जाती हैं, कितना उसमें उत्पादन हो रहा है, उनकी उत्पादकता कितनी है। तो इसको लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको मैं एक सारणी के माध्यम से बता देता हूं, ध्यान से यहां पर देखते चलिएगा। तो यहां पर देखिए फसलें दी हुई हैं, आच्छादन एरिया दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है और उत्पादकता प्रति क्षेत्र में यहां पर कितना होता है वो भी आपको दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं चावल का। आच्छादन एरिया देखिए करीब है करीब आपका 58.99 हेक्टेयर में सारी चीज यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। जितना भी हम डेटा पढ़ेंगे वो सब हेक्टेयर में है। तो आच्छादन कितना है 58.99, उत्पादन कितना होता है आपका 169.98। तो यहां पर आपकी उत्पादकता कुंटल, ठीक है, उत्पादकता कितनी है प्रति हेक्टेयर, कितने कुंटल का उत्पादन होता है। तो यहां पर देखिए यूपी में यह है चावल को लेकर 28.73 कुंटल प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन यूपी में होता है। दूसरा इसी तरह गेहूं है, गेहूं का आच्छादन एरिया यूपी में है 98.53, उत्पादन होता है 312.10 और उत्पादकता है इसकी करीब 36.75 कुंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है। इसी तरीके से जो धान्य फसलें हैं उसमें उत्पादन आच्छादन एरिया है करीब 177.67 हेक्टेयर, उत्पादन है 570.37 कुंटल और उत्पादकता है करीब 32.50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसी तरीके से दलहन है, दलहन के देखिए 23.70 आच्छादन एरिया है, उत्पादन आपका 24.47 है और प्रति 10.32 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपका दलहन का उत्पादन यूपी में होता है। तो दलहन का उत्पादन देखा जाए थोड़ा सा कम होता है यहां पर प्रति हेक्टेयर, यहां पर उत्पादन आपका दलहन का कम है। इसके बाद जो खाद्यान्न फसलें हैं, सभी खाद्यान्न फसलों को मिलाकर के 201.37 आच्छादन एरिया है, 601.84 आपका उत्पादन होता है और 29.82 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादकता होती है। इसी तरीके से दलहन के साथ साथ तिलहन के बारे में देख लेते हैं। तिलहन का आच्छादन एरिया है 12.06, उत्पादन कितना होता है 13.05 और 8.91 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपका तिलहन का उत्पादन यूपी में आपको होता है। ये सारा जो डेटा है आपको ध्यान रखना है, ये डेटा आपका 2019 का है और यही डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस डेटा को, इस सारणी को ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको इसको अच्छे से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की संख्या करीब 23,822, कुल क्षेत्रफल है आपका 17,450। एक क्वेश्चन और, यूपी में जो प्रमुख फसलें हैं उनकी उत्पादकता और खपत कितनी है, इनके बीच संतुलन कितना है, क्या जितनी उत्पादकता होती है उत्पादकता ज्यादा है या खपत ज्यादा है, यह भी देख लेते हैं। तो ये वाली सारणी आप देखिएगा, ठीक है, ये वाली सारणी है आपकी। तो यहां पर देखिए एक तरफ खपत है, खपत जो होता है उसे ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में दर्शाया जा रहा है और इसी तरीके से जो उपलब्धता है उसे भी ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति में आपको दर्शाया जा रहा है। डेटा कब का है तो 2019-20 का ये डेटा है। कौन सी प्रमुख फसलें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चावल है, खपत देखिए, खपत जिसकी आवश्यकता है यहां पर 133.99, जबकि उपलब्धता है आपकी 207.60, अर्थात जितनी खपत होती है हमारे यहां, जितनी आवश्यकता है हमें चावल की यूपी में, उससे ज्यादा यहां पर उपलब्धता है, अर्थात सरप्लस की स्थिति है। दूसरा, गेहूं की यहां पर आपकी खपत यानी आवश्यकता है 284.82 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, लेकिन उपलब्धता इसकी है 441.28 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। धान्य फसलों की खपत है 454 और उपलब्धता है 703.39। दालों की उपलब्धता प्रतिदिन यहां पर खपत है 85 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन,
लेकिन उपलब्धता सिर्फ 29.80 है। तो यहां पर देखिए नेगेटिव है, अर्थात कि यूपी में दाल के उत्पादन की कमी है। हमारे यहाँ दाल यूपी के लोग जो होते हैं ज्यादा यूज कर रहे हैं, खपत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन यहाँ पे कम है। खाद्यान्न के बारे में बात करें तो 539 है खपत की आवश्यकता और उपलब्धता इसकी है 733.19। दूसरा तिलहन के देखिए, तिलहन की यहां पे खपत और आवश्यकता है 19.18 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, लेकिन यहां पर उपलब्धता हमारी कम है, उपलब्धता सिर्फ 6.11 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो दो चीजों की कमी है हमारे यहां, किसकी किसकी, दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन यहां पर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई या उतनी उत्पादकता नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं बागवानी फसलों की। जैसा मैंने कहा था, न सिर्फ खाद्यान्न फसलें बल्कि बागवानी और सब्जी फलों इत्यादि को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर अब बागवानी फसलों का उत्पादन। ये 2017-18 का डेटा है। जो डेटा आपको प्रयोग किया जाता है 1000 मीट्रिक टन में दिया जा रहा है। यहां पर देखिए सबसे पहले आलू का है। आलू का उत्पादन यूपी में करीब 15,555.53 है, 1000 मीट्रिक टन है, ठीक है। जबकि भारत में जो इसका उत्पादन होता है वो 51,310 हजार मीट्रिक टन है। तो यूपी का भारत में आलू उत्पादन में जो योगदान है वो करीब 30.32% योगदान आलू उत्पादन में यूपी का है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए आलू उत्पादन में भारत के 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं या शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो यहां पर पहला स्थान आलू उत्पादन में यूपी का है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है और तीसरा स्थान इसमें बिहार का है। ध्यान रखिएगा, आलू उत्पादन में यूपी पहला है, बंगाल दूसरा है और आपका तीसरा इसमें कौन सा है, बिहार है। इसी तरीके से आम उत्पादन को ध्यान रखिएगा। आम का उत्पादन यूपी में है करीब 4,551.83 हजार मीट्रिक टन। भारत में जो टोटल आम का उत्पादन होता है वो करीब 21,822.32 हजार मीट्रिक टन। यूपी का जो योगदान है टोटल उत्पादन आम उत्पादन में वो है 20.86%। और जो प्रथम या शीर्ष 3 राज्य हैं आम उत्पादन में, उसमें यूपी का पहला स्थान है, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है और बिहार का तीसरा स्थान है। इसी तरीके से अमरूद के बारे में डिस्कस करते हैं। अमरूद का उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है 928.44 हजार मीट्रिक टन, जबकि पूरे भारत में इसका उत्पादन है 4053.51 हजार मीट्रिक टन। योगदान की बात करें तो यह करीब है, यूपी का योगदान है 22.90%। और प्रथम जो 3 राज्य हैं अमरूद उत्पादन में, उसमें यूपी, एमपी और बिहार, ये 3 राज्य हैं जिनका शीर्ष उत्पादन में आता है। तो ध्यान रखिएगा, आलू, आम, अमरूद, इन तीनों ही उत्पादन में यूपी का स्थान शीर्ष पर है। ध्यान रखिए, तीनों ही उत्पादन में आपका यूपी का स्थान शीर्ष पर है। इसी तरीके से प्रमुख जो आपकी फल और सब्जियों के उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख फल और सब्जियां कौन कौन से यूपी में सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन होती है, किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होती हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे आपको एक श्रेणी दी हुई है, ये आपका पूरा एक श्रेणी आप यहां पे देखिएगा बॉक्स को, ये राज्यों के नाम है। इधर आपका फल उत्पादन दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद फिर से यहां पे राज्य का नाम दिया है, यहां सब्जी उत्पादन दिया है और यहां परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा यहां पे आपका फलों का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, सबसे ज्यादा भारत में फलों का उत्पादन आपका कहां हो रहा है, आंध्र प्रदेश में होता है। कितना उत्पादन करते हैं, तो ये है आपका 15,215.85 हजार मीट्रिक टन, जो कि पूरे भारत का करीब 15.63% है। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, जो 11,728.66 हजार मीट्रिक टन फल का उत्पादन करता है और इनका सेकंड स्थान है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 12.05। तीसरा स्थान आता है यूपी का, फल उत्पादन में पूरे भारत में यूपी का तीसरा स्थान आता है और इनका उत्पादन है फलों में 10,539.77 हजार मीट्रिक टन। अगर परसेंटेज वाइज भी पूछेगा तो 10.82%। चौथा जो राज्य है गुजरात का नंबर आता है 8,996.02 हजार मीट्रिक टन और परसेंटेज वाइज 9.24%। तो ये प्रथम 4 राज्य हैं फल उत्पादन में। यूपी का नंबर आप ध्यान रखिएगा, यूपी का नंबर कौन सा है, तीसरा है।
पूरे भारत की अगर बात करें 100% जो फलों के उत्पादन में, तो भारत में करीब 97,357.5 1,000 मीट्रिक टन फल का उत्पादन करता है। चलिए फलों के बारे में देख लिया, अब सब्जियों के बारे में बात करते हैं। देखिए सब्जियों के उत्पादन के मामले में यूपी का पहला स्थान है, पूरे भारत में यूपी का पहला स्थान है सब्जी उत्पादन में। कितना करता है उत्पादन? तो 28,316.45 हजार मीट्रिक टन। परसेंटेज वाइज 15.36% यहां पर आप उत्पादन करते हैं। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है जो 27,695.29 हजार मीट्रिक टन यहां पे सब्जी का उत्पादन करता है। परसेंटेज वाइज देखिए तो 15.02% है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है जो 17,545.48 हजार मीट्रिक टन यहां पे सब्जियों का उत्पादन करता है और परसेंटेज वाइज है 9.52%। और चौथा स्थान इसमें बिहार का है जो 15,863.21 हजार मीट्रिक टन यहां पे सब्जी का उत्पादन करता है और 8.60% यहां पर उनका योगदान है पूरे भारत में। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान रखना है, फल उत्पादन में हमारा स्थान तीसरा है और सब्जी उत्पादन में हमारा स्थान पहला है पूरे भारत में। भारत में जो टोटल सब्जियों का उत्पादन होता है वो देखें तो 1,84,394.51 हजार मीट्रिक टन हम यहां पे सब्जी का उत्पादन करते हैं। तो ये तो हो गया, हमने देख लिया जो डेटा, जो सारणीबद्ध क्वेश्चन आते हैं, चाहे फसलों को लेकर हो, आच्छादन एरिया हो, सबसे ज्यादा शीर्ष 3 राज्य, पूरे भारत में योगदान, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र ली जाती है, कौन कौन सी फसलें किस किस सीजन में और किस क्षेत्र में कौन सी फसलें यहां पर ली जाती हैं। तो इस वाले पर ध्यान रखिएगा, यहां पर उत्तर प्रदेश के हम फसल चक्र को स्टडी करने रहे हैं। ठीक है, क्या है उत्तर प्रदेश का फसल चक्र? तो पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उसके बाद फिर बुंदेलखंड के एरिया का देखेंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फसलें ली जाती हैं इसमें देखिए धान, मसूर, उसके बाद ज्वार हो गया, ज्वार के साथ अरहर हो गई, या उसके बाद फिर आपका गेहूं को लेंगे। अगर धान ले रहे हैं, धान के बाद मटर लेते हैं, या फिर कई जगहों पे धान और मक्के के साथ गेहूं उसके बाद अगले सीजन में लेंगे। अब एक और फॉर्मेट अपनाया जाता है जिसमें धान और गेहूं प्लस गेहूं के साथ सरसों का उत्पादन करते हैं, या फिर अगर धान उत्पादन होता है तो धान के बाद अगली जो फसल लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौ की भी लेते हैं, और गन्ना के बाद हरी खाद। तो इस तरीके से जो फसल चक्र, अर्थात फसल चक्र का मतलब क्या होता है कि खरीफ, रबी, जायद की ये 3 फसलें हैं। अब इसमें जब मान लीजिए अगर आपका खरीफ की फसल ली है तो खरीफ के बाद आता है रबी की फसल। खरीफ की फसल में जैसे आपको अगर धान की फसल ली है तो धान के बाद जब रबी की फसल आती है तो रबी की फसल में कौन सी ले रहे हैं, तो कहीं आप देखें तो मोस्टली यहां पर ज्यादातर यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोस्टली क्षेत्र में खरीफ में धान कॉमन है, धान की फसल लेते हैं। और उसके बाद जो आता है सीजन, जो रबी का सीजन आता है, रबी के सीजन में देखिए तो कहीं मसूर आप उगा रहे हैं, कहीं अरहर लोग ले रहे हैं, कहीं गेहूं ले रहे हैं, कहीं मटर उगा रहे हैं, कहीं मक्के की खेती कर रहे हैं, कहीं जौ कर रहे हैं, कहीं हरी खाद कर रहे हैं। अर्थात कि रबी के सीजन में काफी सारे चेंज आपको यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, लेकिन खरीफ के फसल सीजन में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान यहां पर कॉमन है। अब हम पूर्वी से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आप आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले खरीफ के सीजन में देखिए, खरीफ और रबी के सीजन में मोस्टली यहां पे जो फसलें लेते हैं, अगर मान लीजिए मक्का लेते हैं, ठीक है, खरीफ के सीजन में यदि आप मक्का ले रहे हैं तो मक्के के बाद आलू और ज्वार की फसल यहां पर लेते हुए देखी जाएंगी 3 सीजन में। आलू हो गया, आलू के साथ यहां प्याज भी कई बार उगाते हैं। दूसरा हो गया, यदि मान लीजिए मक्के के साथ कई बार कुछ किसान जो होते हैं आलू आपके रबी की फसल में लेंगे, या गेहूं की भी आपको उगाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तीसरा एक फॉर्मेट अपनाया जाता है जब धान, मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग जो होते हैं धान की फसल खरीफ में लेंगे, खरीफ के बाद जो अगला सीजन आता है रबी का, तो उसमें आपको गेहूं या जौ की फसल लेते हुए देखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए यदि यहां पर ज्वार की फसल पहले ले लेगी तो ज्वार के साथ यहां पर गेहूं आपको देखने को मिल जाएगा, और या फिर मक्का, आलू और आपको गन्ने की फसल आपको देखने को मिल सकती है। तो ये फॉर्मेट, ये फसल चक्र अपनाया जाता है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम जाते हैं जब बुंदेलखंड के एरिया में, तो बुंदेलखंड का एरिया देखा जाए थोड़ा सा सूखा है, जहां पानी थोड़ी कमी आपको रहती है, इसलिए यहां पर मोटे अनाज की फसलें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। और इनके जो फसल चक्र में भी अगर आप देखेंगे तो मोटे अनाज की फसलें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे ज्वार, अरहर, ठीक है, क्योंकि अरहर में भी आपको देखा जाए पानी थोड़ी सी कम मात्रा चलती है, तो ज्वार, अरहर हो गया, ज्वार, चना हो गया,
ज्वार, अरहर, परती गेहूं, तिल या अलसी वाली फॉर्मेट अपना सकते हैं। कोदो और चना ले सकते हैं, या ज्वार और जौ ले सकते हैं। तो ज्वार एक कॉमन फसल आपको देखने को मिलती है, या अरहर हो गए, चने की फसल यहां पर आपको देखने को ज्यादा मिलती है आपकी फसल चक्र के रूप में बुंदेलखंड में। तो ये फॉर्मेट है, ये फसल चक्र है जो खरीफ और रबी की फसल में यूपी में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी, पश्चिमी और बुंदेलखंड में अलग अलग प्रकार की फसल का सीजन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपको एग्रीकल्चर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन। अब यहां पर कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन। डेटा बेस्ड क्वेश्चन अर्थात कि सर्वाधिक, सबसे कम, प्रमुख, इस तरह के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आया है, आम उत्पादन में प्रमुख जिले। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आम उत्पादन में सर्वाधिक आम उत्पादन आपको यूपी के किन जिलों में होता है, या फेमस कौन से हैं? तो यहां पर नाम है लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। आम उत्पादन यहां पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गन्ने उत्पादन में आपको यूपी का तराई का क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा गन्ने उत्पादन के लिए फेमस है। आंवला उत्पादन में आपका प्रतापगढ़, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जो होता है आंवले उत्पादन के लिए, यहां पर ध्यान रखिएगा। अमरूद उत्पादक जिले, यूपी के कौन से जिले हैं जो अमरूद उत्पादन के लिए यहां पे फेमस है? तो इसमें देख लीजिए कौन से हैं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। इसी तरीके से हल्दी उत्पादन यूपी में बुंदेलखंड के एरिया में आपको मिलेगा। हल्दी उत्पादन कहां होता है? यूपी में बुंदेलखंड के एरिया में। अफीम उत्पादन बाराबंकी जिले में, अफीम का उत्पादन बाराबंकी जिले में होता है। इसी तरीके से आलू निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन बेसिकली आपको यूपी में 3 है। एक आगरा में है, आगरा का जो एरिया है वो आलू के लिए है। लखनऊ और सहारनपुर जो है आम के लिए है। इसी तरीके से गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। किस राज्य में, किस जिले में है? गाजीपुर में है। आम का प्रयोग व प्रशिक्षण केंद्र कहां है? लखनऊ में है। प्रदेश के 3 कृषि निर्यात जोन हमने देख लिए। लखनऊ जो है आम। क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में फूलों की खेती कहां होती है? प्रदेश में फूलों की खेती किन किन जिलों में होती है? ध्यान रखिएगा, वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, इन जिलों में यूपी में फूलों की खेती आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से कन्नौज का एरिया जो है, कन्नौज का जो आपका जिला है वो आपको पता है पुष्प इत्र यहां पे बनाया जाता है, इत्र के लिए फेमस है। प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई और प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपके बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और झांसी में यहां पर आपको स्थापित किए गए। ये आपके कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं यहां पर कुछ आपके जिलों से रिलेटेड कि आप जो प्रमुख फसलें हैं किन जिलों में हो रही हैं, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र, या फिर देखा जाए तो सर्वाधिक एरिया कौन सी फसल का किस जिले में है, उसको लेकर यहां पर देखिए एक सारणी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको फसल दी हुई है, यहां पे आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल इस फसल का किस जिले में है, सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में होती है, और सर्वाधिक यहां पर आपको उत्पादन प्रति हेक्टेयर यहां पर किस जिले में होती है, उसका आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले गेहूं है, सर्वाधिक क्षेत्रफल हरदोई में है गेहूं का। सर्वाधिक उत्पादकता प्रति आपको हेक्टेयर में यहां पे बागपत में है, और सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है आपका हरदोई में है। इसी तरीके से चावल का देखिए, चावल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आजमगढ़ में है, सर्वाधिक उत्पादकता महोबा में होती है, और सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है आपका शाहजहांपुर में। बाजरा जो फसल है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल बदायूं जिले में है। सर्वाधिक लेकिन उत्पादकता यहां पर आपका मैनपुरी में देखने को मिलती है, और सर्वाधिक बाजरा उत्पादक वाला जो जिला है वो आपका आगरा है। ज्वार का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो बांदा जिले में है। सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक बाजरा उत्पादक क्षेत्र है, और सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है वो आपको यहां पर बांदा जिले में देखने को मिलती है। इसी तरीके से अरहर उत्पादक सबसे ज्यादा, या कह सकते हैं प्रमुख रूप से कौन से जिले हैं जो अरहर उत्पादन यूपी में आपको देखने को मिलता है, उसमें फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर का जिला देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जो चना उत्पादन होता है वो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा। प्रमुख जो मक्का उत्पादन जिले में हैं यूपी में, उसमें बहराइच, मैनपुरी, कन्नौज और हरदोई का जिला आता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जो जिला है
उत्तर प्रदेश का मेरठ जो जिला है, यहां पे जो गन्ना उगाया जाता है वो सबसे उत्तम कोटि का आपका गन्ना होता है जो मेरठ जिले में उगाया जाता है। मूंगफली उत्पादन यूपी के सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, झांसी और खीरी यहां पर प्रमुख जिलों में होता है। सरसों का उत्पादन आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर, अलीगढ़ और इटावा के जिलों में होगा। इसी तरीके से कपास उत्पादन गंगा यमुना के दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के एरिया में प्रमुख रूप से कपास उगाई जाती है। कपास के बाद यहां पे जो प्रमुख जूट उत्पादन होता है वो सरयू और घाघरा नदियों का जो दोआब क्षेत्र है वहां पे प्रमुख रूप से हम यूपी में जो होता है जूट का उत्पादन होता है। इसी तरीके से तंबाकू का भी उत्पादन यूपी के कुछ जिलों में किया जाता है, जिसमें एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज और गोंडा आपका प्रमुख रूप से तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केले का उत्पादन यूपी में वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर जिलों में होता है और तीन जिले हैं यहां पर केले उत्पादन में, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, यानी कि इलाहाबाद को हम प्रयागराज भी कहते हैं। केले की कौन कौन सी किस्मों का उत्पादन यूपी में किया जाता है? तो ये है आपकी मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान और अधेश्वर। ये प्रमुख आपकी केले की फसलें हैं जो कि यूपी में उगाई जाती हैं। इसी तरीके से संतरे का उत्पादन जो होता है सहारनपुर में होता है। कहां पे? सहारनपुर में। दो प्रमुख प्रकार की यहां पे संतरे की किस्में उगाई जाती हैं। ये है आपकी नागपुर एम्पदर और लड्डू। ये दो आपकी संतरे की प्रजातियां यूपी में उगाई जाती हैं। अमरूद के उत्पादन जो यूपी में प्रमुख रूप से होता है उसमें है आपके इलाहाबाद, बदायूं, कौशांबी, कानपुर, बरेली, ये आपके प्रमुख रूप से अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अमरूद उत्पादन में अगर देखा जाए तो अमरूद की कुछ प्रमुख किस्में हैं जो कि उगाई जाती हैं यूपी में। कौन कौन सी किस्में हैं? तो यहां पे इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49 जिसे सरदार के नाम से भी हम जानते हैं, और इसके अलावा ललित और सुरखा, ये आपकी अमरूद की प्रमुख जो किस्में हैं वो उगाई जाती हैं यूपी में। प्रमुख लीची उत्पादक जिला यूपी का कौन सा है? सहारनपुर। प्रमुख आंवला उत्पादक जिला यूपी का कौन सा है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में देश का 60% से अधिक आंवले का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया का 60% से अधिक आंवले का उत्पादन यूपी में किया जाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पान के प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है? महोबा में। और कई सारी पान की प्रजातियां जो होती हैं यूपी में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं इसमें? महोबा, देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा एवं रामटेक, ये पान की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि यूपी में उगाई जाती हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन के प्रमुख जो जिले हैं लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर और सहारनपुर के जिले यहां पर आम के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में, लंगड़ा आम का मुख्य रूप से वाराणसी में उत्पादन होता है और दशहरी आम का उत्पादन यहां पे लखनऊ में आपका होता है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में यहां पे अग्रणी राज्य के रूप में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो प्रमुख आपकी फलों का उत्पादन किया जाता है उसमें है आपके सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग में जो प्रमुख आपके फल उगाए जाते हैं उसमें आपको आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, बेल, बेर, केला, अनानास और नींबू इत्यादि यहां पर फसलें आपको ली जाती हैं। इस तरीके से यूपी का देखिए, अभी ये ज्योग्राफी यहां पर हमने आज इतना डेटा यहां पे कंप्लीट किया है और ये सारा जो डेटा है वो आपको पढ़ना है। अभी ये ज्योग्राफी में काफी कुछ रह जाता है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी कुछ खनिज हो गया, पशुधन हो गए और कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, सिंचाई का और यहाँ पे काम हो गया। तो ये कुछ चीजें रह गई हैं जो कि अभी शेष रह गई हैं। तो कल के लेक्चर में उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जितना कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कल के जो टॉपिक हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो थोड़े से आपको लेस इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। तो यहां पर आपको इसको पढ़ लेना है। बाकी का लेक्चर, इसका सेकेंड पार्ट यूपी के ज्योग्राफी का कल हम लेंगे सेम टाइम पे आपको शाम को यहां पर। तब तक आप यहां पर इसको वीडियो है, पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाकी हिंदी की क्लासेस हैं वो आपको मिलने लगी हैं, हिंदी की क्लास आपको अपलोड कर दी गई हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड लाइव चल रही हैं, वो भी आप पढ़ते रहें। रही बात सिर्फ आपकी रीजनिंग यहाँ पे बचती है, तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। सिर्फ रीजनिंग ही यहाँ पर आपको करनी है, 8, 10 या 12 लेक्चर वो भी आपको कंप्लीट हो जाए। कोशिश हमारी रहेगी कि आपका लेक्चर पूरा जो होता है, कोर्स जो होता है 20 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाए, या मैक्सिमम 25। उसके बाद आपके पास करीब 1 हफ्ते से ज्यादा या 2 हफ्ते करीब करीब आपके पास समय रहेगा। उन 2 हफ्तों में रिवीजन तो अपना कंटिन्यू रखना ही है, और उसके बाद एक कम से कम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको अपनी जो रिवीजन है, प्रिपरेशन है, उसका भी एक सही तरीके से अंदाजा हो सके। तो टारगेट यहां पर मेरा भी है और आपका भी है, मैक्सिमम हमें 25 नवंबर, कोशिश मेरी रहेगी 20 नवंबर तक, और आपकी कोशिश रहे ताकि 25 नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कर लें। और उसके बाद जितने भी दिन बचते हैं, 10 दिन 15 दिन, उसमें अपना रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर अपना आप काम करें, रिवीजन करें, बाकी कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।